हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भोजन समूह यानी कि भोजन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है और वो किस प्रकार से समूह में रखा गया है ताकि वो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व दे सके। जैसा कि हम सभी पर प्रतिदिन एक ही भोजन नहीं करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यानी कि हम सभी हर दिन विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारे भोजन में चावल, दाल, दूध, दही, फल, सब्जियां सभी होते हैं। ठीक है, तो इन सभी भोज्य पदार्थों का क्या होता है, अलग अलग कार्य होता है। जैसे वो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ऊतकों का पुनर्निर्माण करते हैं और रोगों से संरक्षण करते हैं, तथा वो हमें क्या करते हैं, पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा भोजन का समूह है वो प्रत्येक जो भोजन है उसका अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे हमारे एक दिन के भोजन में चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही तथा फल होते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का अपना अलग अलग महत्व होता है, क्योंकि कुछ जैसे मान लीजिए दाल से हमें प्रोटीन मिल जाती है, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, फिर वसा मिल जाती है, फिर विटामिन्स मिल जाती है और खनिज लवण मिल जाते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों से, फिर फलों से हमें विटामिन्स मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक भोजन का अपना अलग अलग महत्व है उनके पोषक तत्वों के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए अपने भोजन में भोजन समूह को क्या करते हैं, शामिल करते हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे और हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होता रहे। तो भोजन समूह को पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जानें कि भोजन समूह को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और इसमें जो प्रमुख पोषक तत्व हैं उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है, संतुलित आहार किसे कहते हैं और प्रत्येक सदस्य को उसकी आवश्यकता के अनुरूप संतुलित आहार का हम नियोजन कैसे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम भोजन समूह को पढ़ने के बाद अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम सब पोषक तत्वों के अनुसार क्या करते हैं, भोज्य समूह को 3 वर्गों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जो भोजन का समूह है वो मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कैसे, तो ये जो 3 प्रकार हैं, जैसे मान लीजिए ऊर्जा देने वाले भोजन। अब ऊर्जा देने वाले भोजन कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है और ये जो प्राप्त होता है वो अनाज एवं वसा तथा शर्करा से प्राप्त होता है। ठीक, इसी तरह से दूसरा शरीर के निर्माण वाले भोजन जो हमारे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया। अब प्रोटीन किन किन चीज़ों में मिलता है, दाल में, दूध में, मांस में, मछली में, इन सब चीज़ों में क्या है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारे शरीर के निर्माण वाले भोजन हो गए। और विनियामक तथा प्रतिरक्षात्मक भोजन, जिसमें हम विटामिन और खनिज को शामिल करते हैं। और विटामिन और खनिज किस में मिलते हैं, तो फल एवं सब्जियों में। इसीलिए एक दिन के आहार में हमें प्रतिदिन दाल, चावल, रोटी, सब्जी के अलावा फल और दूध, दही इत्यादि को भी शामिल करना चाहिए। तो मुख्य हमारा यही उद्देश्य होता है भोजन का समूह बनाने का, कि हम विभिन्न प्रकार के भोजनों से सभी पोषक तत्वों को क्या करें, प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब बात आती है कि जो भोजन है उसकी मुख्य 5 भोजन समूह की प्रणालियाँ होती हैं। मतलब 5 भोजन समूह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे अनाज तथा दालें।
और उनके उत्पाद। ठीक, तो अनाज तथा जो दालें होती हैं इसमें आ जाता है हमारा चावल, गेहूं, रागी, मक्का, ज्वार, आटा इत्यादि। ठीक है, ये सभी क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और लौह तत्व एवं रेशा प्रदान करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेशे वाले पदार्थ होते हैं वो हमें मोटापा से बचाते हैं, डायबिटीज़ से बचाते हैं, ठीक है, कब्ज से बचाते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी भोज्य पदार्थ जो हैं वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं, और चूँकि इनसे ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दालें और फलियां। दालें और फलियां क्या होती हैं, तो दालें एवं फलियां यानी कि चने की दाल, हरी मूंग की दाल, मसूर, मटर, सोयाबीन की फलियां, ये सभी क्या हैं, दालें एवं फलियां। यानी कि भोज्य समूह का दूसरा पहलू है, दूसरा जो रूप है वो दाल और सब्जी है। ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे भी हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी और लौह तत्व आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे जो चने की दाल होती है उसमें भरपूर मात्रा में आयरन होती है। ठीक है, मूंग की दाल, मटर की दाल, इन सबों में प्रोटीन होता है। ठीक है, विटामिन बी सोयाबीन और राजमा में, इन सबों में होता है, फलियों में होता है। तो इस तरह से हमें पोषक तत्व तो मिल रहा है। ठीक, ये हमारे भोज्य समूह है। तीसरे नंबर पे जो भोज्य समूह है वो है तीसरे नंबर पे रखा गया है भोज्य समूह में दूध, अंडे तथा मांस और उत्पादकों को। मतलब सबसे पहले अनाज को रखा गया है, फिर दालों को, फिर तीसरे नंबर पे है दूध। ठीक है, दूध, दही, मक्खन, ये सभी हमें मिल जाते हैं। ठीक, और इनसे हमें जो पोषक तत्व मिलता है वो है प्रोटीन, वसा, विटामिन बी, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन ए। ये सभी चीज़ें हमें मिलती हैं दूध, अंडे तथा मांस के उत्पादक से। चौथे नंबर पे हमारा आता है फल और सब्जियां। ठीक है, फल और सब्जियां चौथे नंबर पे रखा गया है। इसमें भोज्य पदार्थ आते हैं आम, अमरूद, टमाटर, संतरा, केला, ये सभी क्या है, फल एवं सब्जियां हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, सहजन हो गया जिसे हम मुरंगा भी बोलते हैं। ठीक, मेथी की पत्तियां हो गई, फल, आंवला, अनार इत्यादि, ये सभी क्या है, फल एवं सब्जियां हैं जिनसे हमें पोषक तत्व मिलता है, विटामिन ए, विटामिन सी, रेशे, कैल्शियम, लौह तत्व, ये सभी पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम फल एवं सब्जियों को अपने आहार में क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, पांचवें नंबर पे आता है हमारा वसा तथा शर्करा। ठीक है, वसा में मक्खन, घी, हाइड्रोक्लोरिक तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सभी आते हैं। ठीक है, शर्करा में गुड़ हुआ, शहद हुआ, ये सभी आते हैं। तो इनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलता है। ठीक है, चीनी, गुड़ और शहद से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मक्खन, घी, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों मिलता है। नेक्स्ट है जितने भी हम लोग अनाज का प्रयोग करते हैं जैसे चावल, गेहूं, रागी, बाजरा, मक्का, ये सभी हमें क्या करते हैं, पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लौह तत्व तथा रेशे। फिर दालें जो है वो हमें प्रोटीन और विटामिन बी की प्रचुर मात्रा होती है इनमें। फल एवं सब्जियों में हमें खनिज तत्व और विटामिन प्राप्त होते हैं। दूध और अंडे में हमें पोषक तत्व इनसे भी प्राप्त होते हैं। तो ये सभी क्या हैं, हमारे जीवन में भोज्य समूह है जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार से जो भोज्य समूह है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है और भोजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उनके कार्यों के आधार पे। अब हम जानेंगे कि भोजन
समूह की क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे हम लोग 5 भागों में इसे पढ़ा, तो अब अनाज जो है, ठीक है, अनाज का हमारे जीवन में क्या विशेषता होता है, ठीक है। अनाज जैसे चावल, गेहूं, मक्का हमारे आहार का जो होता है वो मुख्य घटक होता है। आप चाहे कुछ भी खा लीजिए, लेकिन अगर आप अपने आहार में दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करती हैं तो आपको भी लगता होगा कि हमने अभी तो खाना खाया ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारे जीवन में अनाज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में माना जाता है, ठीक। इनका सेवन हम भारी मात्रा में करते हैं और ये हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तभी तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनको फल एवं सब्जियां प्रतिदिन नहीं मिल पाती हैं, लेकिन वो अनाज मिल जाता है तो और वो कार्य भी भारी करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि अनाज जो है वो उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है ताकि वो अपने कार्यों को कर सके। साबुत अनाज एवं दालों में व्यापक मात्रा में क्या होता है, रेशे वाले तत्व होते हैं जो पोषक तत्व नहीं होते हैं किंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो रेशा होता है उसमें पोषक तत्व नहीं होता है, लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं और हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से निवारण दिलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप परिष्कृत किया हुआ भोजन या फिर जो पॉलिश किया गया चावल है उसका प्रयोग करते हैं, तो जैसे मैदा हो गया, पॉलिश किया गया चावल हो गया, ये सभी हमारे शरीर, हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि उनका जो पचने की क्रिया होती है वो आसानी से नहीं होती है। लेकिन जब हम रेशे युक्त यानी कि ब्राउन राइस हो गया, ठीक है, बिना पॉलिश किए हुए चावल हो गए, गेहूं हो गए, दलिया हो गए, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ताज़े फल एवं सब्जियों का प्रयोग करते हैं, तो हमें कब्ज, मोटापा और डायबिटीज, बीपी इन सब बीमारियों से बचने में मदद मिलती है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि जो दाल, चावल, खिचड़ी, इडली, डोसा, बिरयानी ये सभी हम लोग खाते हैं बदल बदल के, ये क्या है, तो ये सब हमारे भोजन में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और प्रतिदिन चीज़ों को बदल के खाते हैं तो हमें पौष्टिकता भी मिलती रहती है। नेक्स्ट है हमारा दालें और फलियाँ। दाल एवं फलियाँ जो होते हैं वो मुख्य स्रोत होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। तो इसलिए हमें उड़द, राजमा, चने, मूंग की दाल इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, विटामिन बी और कैल्शियम जैसे लौह तत्व होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कि दलिया, दालें और फलियाँ जो होती हैं वो क्या है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, ठीक है, जिसमें विटामिन बी, कैल्शियम तथा लौह तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है, हम अपने भोजन में विविधता लाने के लिए क्या करते हैं, दालों को आपस में मिला करके भी बना करके प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा दूध तथा अंडे एवं मांस मछली, ठीक है। दूध से हमें क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सर्वोत्तम एवं संपूर्ण आहार माना जाता है दूध, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका संपूर्ण आहार क्या होता है, तो दूध होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, कैल्शियम ये सभी प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। दही और पनीर में भी सभी पौष्टिक तत्व होते हैं, बस उसमें वसा कम होती है, ठीक है। और जो आयरन होता है वो थोड़ा कम मात्रा में होता है, यानी कि बहुत ही अल्प मात्रा में दूध में आयरन पाया जाता है, ठीक। अब हम आते हैं
फल एवं सब्जियां, ठीक है। फल जो होते हैं वो रसीले फल जैसे संतरे, मौसमी, ये सभी क्या है, विटामिन इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला तथा अमरूद जो है उसमें भी भरपूर मात्रा में रेशे और विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। आम, पपीते में क्या होता है, कैरोटीन पाया जाता है। आम और पपीते में कैरोटीन होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश करके विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, और यह क्या करता है, हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पीले फल, रसीले फल, मौसम के अनुसार फल को हमें जरूर सेवन करना चाहिए। केला में लौह तत्व, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है केला। अनार में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सभी फलों में क्या होता है, रेशा व्यापक रूप से पाया जाता है, ठीक है। सूखे फल, अंजीर, किशमिश, लौह तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। सूखे फलों में क्या होता है, कैल्शियम तथा लौह तत्व जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। इसीलिए हमें सूखे फल एवं सब्जियों फल का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां में पालक, मेथी, सोया, पुदीना, कैरोटीन, कैल्शियम और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो हरी सब्जियां हैं उसमें कैरोटीन, कैल्शियम तथा लौह तत्व और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमें अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अन्य सब्जियां जैसे मान लीजिए, अन्य सब्जियां जैसे आलू, शकरकंदी, गाजर, मूली, ये सभी क्या है, जड़ वाली सब्जियां हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छे मात्रा में हमें मिलता है, ठीक है। जो सब्जियों का राजा माना जाता है आलू, ठीक है, इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। भिंडी में कैरोटीन होता है, ये हमारे आँखों के लिए अत्यंत अच्छा माना जाता है, ठीक है। बाकी जो सब्जियां होती हैं ये सभी भी हमारे जीवन में दैनिक आहार में विविधता एवं स्वाद, रंग उपलब्ध कराती है और इसमें भी भरपूर मात्रा में रेशा एवं पौष्टिक तत्व और विटामिन सी, खनिज जैसे लौह लौह, कैल्शियम, जिंक तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो अन्य सब्जियां होती हैं जैसे भिंडी हो गया, फलियां हो गई, बैगन, घिया, टमाटर, फूल गोभी, इन सबों में क्या है, ये हमारे दैनिक जीवन के जो आहार होती है उसमें विविधता तो लाता ही है, लेकिन उसके साथ ही हमारे शरीर में लौह तत्व, कैल्शियम, जिंक, सोडियम और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वसा तथा शर्करा, ठीक है। इसमें मक्खन, घी, तेल, सरसों का तेल उपयोग किया जाता है और ये ऊर्जा का सांद्र रूप होता है, ठीक है। जो मक्खन, वसा और शर्करा होता है वो वसा ऊर्जा का एक सांद्र स्रोत होता है जो कि हमारे आहार में अनिवार्य वसी अम्ल की आपूर्ति करता है, ठीक है। कुछ विटामिन जैसे ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वसा भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। चीनी, गुड़ तथा शहद ये मीठे होते हैं और ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो चीनी से बेहतर गुड़ होता है, इसलिए हमें चीनी का सेवन न के बराबर करना चाहिए और गुड़ का हमें अत्यधिक सेवन करना चाहिए, जो कि हमें हर चीज़ से, बहुत सारी बीमारियों से बचाने में मदद करती है।
नेक्स्ट हम जानेंगे भोजन विनिमय। ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है। भोजन विनिमय क्या है? जैसे हम वस्तु विनिमय पढ़ते हैं, ठीक है, मुद्रा विनिमय पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से भोजन भोजन विनिमय जो होता है वो भोजन में विविधता लाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह हमने नाश्ते में कुछ और किया, दोपहर में कुछ और किया और शाम के खाने में कुछ और। ठीक है, तो ये सभी क्या है? भोजन में विविधता लाते हैं और समान पोषक तत्व हमें प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सुबह में हमने पोहा लिया आहार में और दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी, फिर शाम को दूध तथा फल लिया, तो ये सभी क्या है? भोजन में हमारे विविधता ला रहे हैं, विनिमय ला रहे हैं और ये हमें पौष्टिक जो तत्व है वो प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भोजन प्रतिस्थापन कहते हैं। ठीक है, जो कि एक ही भोजन समूह के एक ही भोजन होते हैं और ये लगभग सभी समान प्रकार के पौष्टिक तत्व हमें प्रदान करते हैं। ठीक, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? भोजन विनिमय कहते हैं। अब हम जानेंगे कि भोजन पिरामिड क्या होता है। जैसे हर चीज का हम पिरामिड बनाते हैं वैसे ही भोजन का भी बनाते हैं। तो भोजन का जो पिरामिड है इसमें सबसे बाद में रखा गया है वसा को, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए जितना ही आवश्यक है उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि अगर इसकी अधिक मात्रा ले ली जाए तो ये नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो भोजन पिरामिड जो है वो हमें हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर के बनाया गया है। तो 5 भोजन समूह होता है। ठीक है, जिसमें हमें शीर्ष पर दर्शाए गए जो भोज्य पदार्थ हैं जैसे वसा एवं शर्करा, और निचले भाग पर दर्शाए गए हैं अनाज और दालें। ठीक है, तो अनाज एवं दालों की तुलना में हमें वसा और शर्करा का कम सेवन करना चाहिए। ये हमारा ये जो भोजन पिरामिड है वो दर्शा रहा है। ठीक है, और ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य और संतुलित आहार को नियोजित करने का एक वैकल्पिक क्या है? तरीका है। नेक्स्ट हम देखेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? जब हम भोजन करते हैं जो, तो उसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व समान रूप से होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। और ये संयुक्त रूप से क्या करता है? संयुक्त रूप से यही संतुलित आहार होता है। ये जो संतुलित आहार होता है वो हर जगह अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए भारतीय थाली जो है इसमें दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही ये सब होते हैं। फिर जो साउथ वाली थाली होती है, ठीक है, दक्षिण भारतीय, इसमें इडली डोसा सांभर इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है? विशेष महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम भोजन को पका करके उनको संतुलित आहार का क्या करते हैं? थाली बनाते हैं। ठीक, आहार नियोजन का महत्व क्या होता है? आहार नियोजन जो होता है, हम अधिकतर हम लोग क्या करते हैं? मुख्य रूप से क्या करते हैं? 3 बार भोजन करते हैं। ठीक है, आहार लेते हैं, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन। ठीक है, और इस बीच जो अंतराल होता है उसमें हम जल ग्रहण करते हैं। तो दिन के इन आहार जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए मुख्य रूप से पौष्टिक तत्वों को प्रदान कर देते हैं, क्योंकि इनमें हम सभी जो 5 भोजन समूह है उसको शामिल करते हैं। जैसे अनाज, ठीक है, सब्जियां, दूध, ठीक है, दूध और मांस मछली घी इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये सभी क्या है? भोजन जो है ये हमारे आहार में अत्यंत आवश्यक होते हैं और इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये हमारे भोजन का क्या है? नियोजन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भोजन नियोजन के लिए क्या आवश्यक है। तो जो भोजन है वो नियोजन के लिए
आवश्यक है कि हम जो भी भोजन कर रहे हैं उसमें विविधता ला करके करें और ध्यान रखें कि वो पौष्टिक हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को पौष्टिक बनाने के लिए महंगे भोजन ला करके कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो मौसम के अनुसार फल एवं सब्जियां नहीं हैं उसको हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि हम पौष्टिक भोजन को करें और ऐसे भोजन को करें जो स्थानीय रूप से क्या हो, उपलब्ध हो और ताज़ा फल एवं सब्जी हो, मौसम के अनुसार हो। तो हमारे जो भोजन में है वो विविधता लाते हैं और हमें कम मूल्य में अच्छा पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है परिवार के सभी सदस्यों के पोषक की आवश्यकताओं का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ परिवार ऐसे हैं जिसमें कई तरह के लोग हैं। जैसे कुछ लोग शुगर के पेशेंट हैं, कुछ लोग कब्ज के पेशेंट हैं और कुछ मान लीजिए किसी को टाइफाइड हुआ। तो इन सब चीज़ों को मतलब परिवार में कई सदस्य हैं और उन सदस्यों के आहार पे हमें पोषण संबंधित जो आवश्यकता है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक, तो उपयोग ना होने वाले जो भी सब्जियां हैं, जैसे मान लीजिए गाजर है, मूली है, शकरकंदी है, इन सब चीज़ों की पत्तियां, इसमें भी विशेष रूप से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसको अन्य रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मूली का पराठा बनाते हैं, ठीक, फिर दाल जो नहीं खाए तो दाल जो भी है उसको हम पराठे में बना करके खिला सकते हैं। तो इस तरह से उसमें परिवर्तन ला करके हम उसको उपयोग कर सकते हैं जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, फिर रसोई में जो भी हमारे भोजन बच जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, विविधता ला करके उसमें सृजनात्मकता ला करके उसको परिवर्तित करके और भी पौष्टिक तत्व मतलब बना करके खिला सकते हैं। ठीक, इसी तरह से परिवार के पसंद एवं आवश्यकता के अनुसार हमें भोजन को शामिल करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम उन्हें उनकी पसंद और उन्हें पौष्टिकता के आधार पर भोजन को दे सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संतुलित आहार, जो कि समय, ऊर्जा, धन की बचत के लिए लक्ष्य निर्धारण, नियोजन और समस्या समाधान के लिए हमें निर्णय लेना चाहिए। ठीक, जब हम अपने परिवार के लिए संतुलित भोजन का प्रयोग करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो समय है, हमारा जो धन है वो कैसे बचत हो जाए और हम चीज़ों को कैसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर लें। ठीक है, अब भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो होते हैं मुख्य रूप से आयु, ठीक है, लिंग और मौसमी उपलब्धता, फिर मौसम इत्यादि। ठीक है, यानी कि हम सभी गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अधिक भोजन करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये हमारे शरीर को के तापमान को उचित बनाए रखने के लिए और अधिक ऊर्जा प्रदान मतलब प्राप्त हो इसके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, मौसमी उपलब्धता यानी कि कुछ सब्जियां जो होती हैं जो जैसे मूली, गाजर मौसम के अनुसार होती हैं। ठीक है, करेला, घिया ये सभी उपलब्ध होती हैं। तो इसलिए हमें भोजन नियोजन करते समय मौसम के अनुसार भोजन को अधिक प्राथमिकता देना चाहिए। लिंग के अनुसार जैसे छोटे बच्चों को हमें ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है, प्रोटीन की। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा आयरन की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब पुरुष का जो शरीर होता है, देखिए पुरुष को महिला की तुलना में अधिक प्रोटीन एवं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आहार नियोजन करते समय हमें इस बात का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आयु भी हमें निर्धारित करती है। जैसे
एक छोटा सा बच्चा है तो उसे 6 महीने तक केवल उसे दूध पीना है, ठीक है। उसके बाद उसको दलिया और खिचड़ी खाना है। फिर किशोरावस्था में वो बाकी की तुलना में विविध प्रकार के भोजन करने लगता है। तो इसलिए आयु के अनुसार हमें उसकी पौष्टिकता और उसमें भिन्नता ला करके उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय भी प्रभावित करता है। जैसे जो श्रमिक है, रिक्शा चालक है, खिलाड़ी है, कुछ अन्य लोग हैं, ये सभी क्या है कि अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, इसलिए इन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके भोजन का नियोजन करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, भोजन नियोजन का करते समय परिवार के सदस्य एवं उनकी आवश्यकता, जैसे मान लीजिए जो गर्भवती या दुग्धपान कराने वाली माताएं हैं, उनको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अधिक प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा देना चाहिए। और जो बुजुर्ग होते हैं उनको हल्के एवं आसानी से पचने वाले भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये होता है हमारा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, जो कि हमारे आहार नियोजन में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक भी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है आहार नियोजन को प्रभाव डालने में, ठीक है। जिसमें धन जो होता है वो सबसे मुख्य रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए काजू, बादाम, मूंगफली, इन सब चीज़ों का प्रयोग सभी लोग नहीं कर सकते, इसीलिए इनके जगह पे सोया और संतरे, अमरूद इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा भोजन नियोजन के बारे में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच।